नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। हूँ आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुख करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। सीएम धामी ने नई दिल्ली में उत्तराखंड निवास का लोकार्पण किया। दिल्ली में बना उत्तराखंड राज्य अतिथि गृह उत्तराखंड के लोगों को ठहरने की सुविधा प्रदान करेगा। यह अतिथि गृह राज्य की सांस्कृतिक विविधताओं पर आधारित वास्तुकला को प्रदर्शित करता है। सभी उत्तराखंड के लोगों को एक लंबे समय से प्रतीक्षा थी कि एक उत्तराखंड निवास बनकर हमारा जो है यहाँ पर तैयार हो और सब लोगों को यहाँ पर जब दिल्ली आते हैं या अन्य स्थानों से अन्य स्थानों को प्रस्थान करते हैं तो आज वो प्रतीक्षा हमारी पूरी हुई है। और ये उत्तराखंड निवास हमारी लोक कला, लोक संस्कृति, जो हमारी विरासत है उसको बढ़ाने का काम भी करेगा और सभी के लिए सुविधा होगी। मैं इस अवसर पर सभी इस निर्माण कार्य में, इस निवास को बनाने में हमारे सभी मजदूर भाइयों का, सभी संस्थाओं का, सभी हमारे अधिकारियों का, सभी जनप्रतिनिधियों का, सबका हृदय से धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इसको बनाने में और ये हमारी लोक कला, लोक संस्कृति को बढ़ाने के साथ साथ जो हमारे स्थानीय उत्पाद हैं उन स्थानीय उत्पादों के लिए भी एक बड़ा केंद्र होगा। लोग यहाँ से उसकी खरीदारी कर पाएंगे। हमारा प्रयास होगा कि इसमें हमारे उत्तराखंड के जो पारंपरिक व्यंजन है वो व्यंजन आने वाले अतिथियों को मिले और हमारे प्रवासी भाई बहन जो देश में अनेक स्थानों पर रहते हैं उनको भी इस निवास के बनने से यहाँ से सुविधा प्राप्त होगी। आसानी से लोगों से कांटेक्ट कर पाएंगे और हम ये भी प्रयास करेंगे कि एक काउंटर यहाँ पर हम अपने प्रवासियों की सुविधा के लिए भी जो है एक काउंटर खोलें और जो हमारे चारों धाम है उन चारों धामों की प्रतिमाएं प्रतीक रूप से जो है यहाँ से निश्चित रूप से लोगों को लाभान्वित करने का काम करेंगे। मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का सबका धन्यवाद भी करता हूँ। एसोसिएशन ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी की तरफ से नॉर्थ जोन वाइस चांसलर कॉन्फ्रेंस 2024-25 का शुभारंभ किया गया। देहरादून के ग्राफिक एरा मेडिकल कॉलेज में आयोजित इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में 100 से ज्यादा नॉर्थ इंडिया के विश्वविद्यालय के कुलपति ऑफलाइन और ऑनलाइन माध्यम से जुड़ेंगे। कॉन्फ्रेंस की थीम उच्च शिक्षा में प्रौद्योगिकी एकीकरण रहेगी, जिसका उद्घाटन उत्तराखंड के राज्यपाल रिटायर्ड जनरल गुरमीत सिंह और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने किया। देखिए, ये खाली ग्राफिक एरा डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड के लिए ही जो है बहुत ही जो है हर्ष का विषय है कि पूरे नॉर्थ इंडिया के यूनिवर्सिटीज़ के करीब 100 वाइस चांसलर्स यहाँ पे फिजिकली आए और 100 वर्चुअली कनेक्ट हुए और यहाँ पे वाइस चांसलर्स के बीच में मंथन चलेगा जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी अब आगे आने वाली है, जैसे AI है, साइबर सिक्योरिटी है या ब्लेंडेड लर्निंग है, वर्चुअल रियलिटी है। इन सारे सब्जेक्ट्स में बात होगी और आपस में नेटवर्किंग का भी है जो है बहुत अच्छा मौका है सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए, क्योंकि अब कंपटीशन खाली इंडिया में नहीं है, पूरी वर्ल्ड की यूनिवर्सिटीज़ से कंपटीशन है और उसमें बहुत ज़रूरी है कि हम एक दूसरे की स्ट्रेंथ का फ़ायदा उठा के आगे बढ़ें जो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं कमल घनसाला जी को बधाई दे रहा हूं कि उनका मेडिकल कॉलेज बहुत अच्छा बन गया है। आज यहाँ पे ये आयु का ये पूरे नॉर्थ जोन का यहाँ पे कुलपतियों का सम्मेलन किया गया है। ये 2 दिन सम्मेलन चलने वाला है। इसमें आप महामहिम राज्यपाल जी आए थे, मैं भी आया था। 5 प्रमुख बातें हमने कही। एक तो विश्वविद्यालयों को रैंकिंग मिलाना है, दूसरा विश्वविद्यालयों में नवाचार हमको अच्छे करने हैं, तीसरा हमको क्वालिटी एजुकेशन देनी है, चौथा हमको जो प्रधानमंत्री जी का सपना है कि 2047 को भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, तो हम पूरे सभी विश्वविद्यालय में 100 सेमिनार इसमें करने जा रहे हैं। एक जो NEP 2020 है, इसका क्रियान्वयन जो है बहुत अच्छा विश्वविद्यालय में करना है। ये 5 विषयों पर हमारी आज मेन थीम थी और मुझे लगता है कि ये आयु पूरे देश में बहुत अच्छा काम कर रहा है। 100 वर्ष जो है उसके गठन के हो गए हैं और आज उनका एक पहला सेमिनार है। पूरे देश में 5 सेमिनार उनके हो रहे हैं। मैं अपनी ओर से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना। सांस्कृतिक शहर अल्मोड़ा के ऐतिहासिक मल्ला महल में 5 दिवसीय न्याय के देवता गोलजू महोत्सव का शुभारंभ किया गया। इस महोत्सव का शुभारंभ केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा और विधायक मनोज तिवारी ने किया।
तो वहीं इस अवसर पर छोलिया नृत्य व सगुन आखर की शुरुआत की गई। बता दें कि इस महोत्सव में 7 राज्यों के कलाकार अपनी कला की छटा बिखेरेंगे। हम सबके आस्था का प्रतीक और हमारे न्यायदेता के रूप में जय गोलू महोत्सव के नाम से ये यहाँ पर महोत्सव आयोजन हो रहा है। और निश्चित रूप से इस भारतवर्ष के चाहे हमारे किसी भी प्रांत के लोग हैं, वो आप सब अपनी इस गोलू देवता पे आस्था व्यक्त करते हैं। और ये हम सब का, जैसा हम मानते हैं कि हमारे न्याय का देवता है। और इसी महोत्सव के माध्यम से हमारे यहाँ के जो स्थानीय कलाकार हैं, वो हमारी संस्कृति से लोगों को रूबरू कराएंगे। जो हमारे पर्यटक यहाँ पर आएंगे और हमारी जो लोकगीत हैं, लोक गाथाएं हैं, लोक परंपराएं हैं, और उसके उन्नयन के लिए लगातार यहाँ पर समिति के आदेश से प्रयास हो रहा है। परम पूज्य हम सबके इष्ट, सबके परिवारों के देवता, जिनके कारण से सबको रक्षा मिलती है, ऐसे गुलजू का ये पवित्र स्थान अल्मोड़ा, इसके मल्ला महल जो कि ऐतिहासिक और एक प्रकार से हम सबके कुमाऊं की राजधानी के रूप में जिसकी पहचान है, इस पवित्र स्थान में गुलजू महोत्सव के कार्यक्रम में आज के इस शुभारंभ के शुभ अवसर पर जो 5 दिन तक ये महोत्सव चलना है, जिसमें स्थानीय कलाकारों के साथ साथ जो हमारी नई प्रतिभाएं हैं उनको भी अवसर मिलेगा। और साथ में ही गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान के कलाकार भी अपनी प्रतिभाएं दिखाएंगे। जिस प्रकार से हमारे वहाँ बहुत सारी चीज़ें जो हमारे सांस्कृतिक धार्मिक रूप से हम सब के लिए कुमाऊं के रूप में जो जानी जाती है, पहचानी जाती है, उनके लिए एक मंच है। गदरपुर खंड विकास अधिकारी कार्यालय में तहसील दिवस मनाया गया, तो उसमें जिला स्तर के सभी विभागों के कर्मचारी और अधिकारी शामिल हुए। तो वहीं इस मौके पर बोलते हुए एडीएम अशोक जोशी ने बताया कि राशन कार्ड और अन्य तरह की समस्याएं आई थी, जिसमें निराकरण के आदेश अधिकारियों को दिए गए हैं। कई तरह की समस्याएं विभागों के सामने आई हैं और मौके पर कई शिकायतों का समाधान किया गया है। देखिए, शिकायतें जो हैं वो मिक्स्ड हैं। अधिक जो भी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं वो अलग अलग प्रकार की हैं। बिजली के बिल से संबंधित है, अंत्योदय राशन कार्ड से संबंधित है, कुछ शिकायतें आपकी रास्ता इंक्रोज्ड है उसके संबंध में है, कुछ किसान पेंशन के संबंध में भी हैं। तो संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वो जो भी शिकायतें प्राप्त हैं उनका त्वरित निस्तारण करें ताकि जनता को लाभ प्राप्त हो। देखिए, ये हर व्यक्ति को पता है, तहसील दिवस लगता है, ये तो आप भी मानेंगे, लोगों को पता है। उसके अलावा सूचना के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से भी ये दिया जाता है। अगर इसमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कुछ कम है तो इसका और अगले आने वाले तहसील दिवसों के लिए प्रचार प्रसार के लिए और इसमें प्रयास किया जाएगा। नैनीताल जिले के रामनगर के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अंतर्गत ढिकुली क्षेत्र में जंगल में घास और लकड़ी लेने गई एक महिला पर बाघ ने हमला कर दिया। हमले में महिला की मौत हो गई। महिला की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। ये कुछ 5-6 महिलाएं थी जो जंगल गई थी घास के लिए। घास पकड़ने के लिए अमूमन जाते ही हैं लोग जंगल के अंदर। सूचना मिली कि क्या कहते हैं टाइगर का अटैक हो गया है और महिला को टाइगर ने पकड़ लिया है। सूचना मिलते ही सभी ग्रामीण जो है जंगल के अंदर गए और ढूंढना। लगभग 1 घंटे में ढूंढने के बाद जो है अभी बॉडी मिली है और बॉडी को लेकर गए। नाम इनका कौशल्या है। टाइगर का मूवमेंट तो यहाँ पर है ही है। टाइगर कई बार यहाँ पर देखने को मिल ही जाता है अमूमन। इससे पहले भी यहाँ पर एक बैल को टाइगर ने रॉकेट के मारे अटैक किया था। टाइगर का मूवमेंट तो लगभग रहता ही है। 4-5 महिलाएं जंगल की तरफ गई थी, उसमें से एक महिला पे बाघ ने हमला किया और उसकी वहाँ पे डेथ हो गई है। बहुत ही दुखद घटना है ये। और इसी के साथ साथ हम यहाँ पर कैमरा ट्रैप्स भी डिप्लॉय कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम, वेटरनरियन की टीम भी यहाँ पर है। पोस्टमार्टम किया जाएगा अभी और उसमें सैंपल्स लिए जाएंगे और फिर उसको भेजा जाएगा सैंपल टेस्टिंग के लिए और इसमें पूरा प्रोसेस किया जाएगा। और साथ साथ मैं ये सबको बोलना चाहूँगा कि ये घटना जो है ये जाड़े के वक्त बढ़ जाती है ह्यूमन वाइल्ड लाइफ की। तो कोई भी जंगल में बिना वजह ना जाए और हमारा भी सहयोग करें, कि सबका सहयोग करें वो इसी तरीके से कि हम जो बताते हैं कि आप लोग उस तरफ ना जाएं जंगल की तरफ इस समय, वो बहुत ज़रूरी है। सबका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, तभी हम इस तरीके की घटना को अवॉइड कर सकते हैं।
और ये बहुत ही दुखद घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए था और ऐसा आगे ना हो, इसलिए मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि प्लीज जंगल की तरफ बिना वजह ना जाए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। भारत माता की सुरक्षा में जिन सपूतों ने लहू बहाया है, उनके आश्रितों का दायित्व धामी सरकार ने उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिया है शहीदों के परिजनों को स्वावलंबी एवं आर्थिक तौर पर सबल बनाने का संकल्प, जिसके तहत सैनिक कल्याण की दिशा में कई प्रभावशाली एवं ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। सबसे पहले तो शहीद के परिवारों को मिलने वाली अनुदान राशि को बढ़ाया गया है, जिसके चलते अब बलिदानियों के आश्रितों को 10 नहीं बल्कि सरकार द्वारा 50 लाख की वित्तीय मदद दी जाएगी। इसके अलावा शहीदों के आश्रितों को सरकारी विभागों में नियुक्ति दी जाएगी। यही नहीं, सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने की समय सीमा को भी 2 साल से बढ़ाकर 5 साल किया गया है। मैं किरण रतूड़ी, शहीद श्री राकेश चंद्र रतूड़ी जी की पुत्री, मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि उनकी सरकार ने कहीं पर भी हमें अकेला नहीं पड़ने दिया। उनकी सरकार द्वारा हमें पूरा सहयोग दिया गया, व सम्मान दिया गया। इतना ही नहीं, उत्तराखंड में देश के पहले सैन्य धाम का निर्माण भी करवाया जा रहा है। साथ ही किया जा रहा है अग्निवीरों के लिए सरकारी सेवाओं में आरक्षण की व्यवस्था का प्रावधान। कहना गलत नहीं होगा कि उत्तराखंड में सैनिक कल्याण को पहली प्राथमिकता दी जा रही है। मैं स्वाति भट्ट, शहीद भगवती प्रसाद भट्ट की पत्नी, आज उत्तराखंड सरकार का आभार प्रकट करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने कभी भी हमें अकेले नहीं पड़ने दिया। सरकारी नौकरी करने का अवसर देकर उन्होंने हमें सशक्त बनाया, सुविधाएं दी, व्यवस्थाएं सुनिश्चित करी। आज हम अपने घरों में, अपने प्रदेश में सुरक्षित हैं, सुरक्षित नींद ले रहे हैं, सुरक्षित चैन से जी रहे हैं, तो केवल और केवल उन्हीं के कारण से, जिन्होंने हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। जिनकी प्रत्येक सांस मां भारती को अर्पित है, उनके उत्थान के लिए उत्तराखंड सरकार समर्पित है। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी। उत्तराखंड ने पकड़ी औद्योगिक विकास की रफ्तार। नए औद्योगिक क्षेत्रों के विस्तार से आएगा निवेश, बढ़ेगा रोजगार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की दूरदर्शी सोच के चलते प्रदेश में उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल तैयार किया गया है। निवेशकों के लिए आकर्षक नीतियां लाई गई हैं। यही वजह है कि हाल ही में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान करीब 3,57,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों पर हस्ताक्षर हुए हैं। उत्तराखंड सरकार के प्रयासों से राज्य में न सिर्फ व्यापक निवेश आ रहा है, बल्कि नए औद्योगिक क्षेत्रों का भी विकास किया जा रहा है। राज्य सरकार के प्रयासों पर मुहर लगाते हुए केंद्र सरकार ने नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ऊधम सिंह नगर जिले के खुरपिया में इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी विकसित करने की मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ड्रीम प्रोजेक्ट खुरपिया इंडस्ट्रियल सिटी मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा केंद्र बनेगा। यहाँ 1265 करोड़ रुपए की लागत से 1002 एकड़ भूमि पर उद्योगों की स्थापना की जाएगी। परियोजना के माध्यम से करीब 20,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित किया जाएगा, जिससे राज्य में 75,000 से अधिक युवाओं को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। खुरपिया औद्योगिक क्षेत्र में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ऑटो कंपोनेंट्स, इंजीनियरिंग और फैब्रिकेशन की इकाइयों पर फोकस किया जाएगा। देश का प्रमुख औद्योगिक गलियारा अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर खुरपिया के करीब से होकर गुजरता है। कॉरिडोर से जुड़ने के कारण खुरपिया की रोड, रेल और एयर कनेक्टिविटी मजबूत होगी, जिससे औद्योगिक उत्पादों के निर्यात में सुविधा मिलेगी। नए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास और व्यापक निवेश आकर्षित करके धामी सरकार सशक्त उत्तराखंड की मजबूत नींव रख रही है। औद्योगिक विकास ने पकड़ी रफ्तार, बढ़ रहा निवेश, मिलेगा रोजगार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने बढ़ाए प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड की दिशा में मजबूत कदम। डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना उत्तराखंड। प्लास्टिक वेस्ट पर्यावरण के लिए बड़ी चुनौती बन रहा है, लेकिन इसके कलेक्शन, उचित निस्तारण व रिसाइकलिंग के लिए डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम यानी DDRS स्कीम की शुरुआत की गई है।
राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस योजना का संचालन कर रहा है। प्लास्टिक रैपर्स या प्लास्टिक बोतलों को DDRS सेंटर पर जमा कीजिए। इनमें लगे QR कोड स्कैन कीजिए। स्कैन के बाद प्रत्येक प्लास्टिक वेस्ट पर आपके खाते में एक निश्चित धनराशि आ जाएगी। उत्तराखंड के धार्मिक स्थलों को साफ सुथरा व प्लास्टिक मुक्त बनाने में DDRS सिस्टम बेहद कारगर साबित हो रहा है। इसके जरिए धार्मिक स्थलों, पर्यटन स्थलों और पहाड़ी क्षेत्रों में प्लास्टिक कचरे को एक जगह आसानी से इकट्ठा किया जा सकेगा, यानी सिंगल यूज्ड प्लास्टिक वेस्ट का सही निस्तारण करते हुए साफ सफाई के साथ कमाई भी की जा सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर उत्तराखंड में सिंगल यूज्ड प्लास्टिक और पॉलीथीन को बैन किया गया है। हम सभी को अपने अपने स्तर पर अपने शहर और अपने गांव को, अपने मोहल्ले को साफ सुथरा रखने का प्रयास करना पड़ेगा। अपने आसपास स्वच्छता का वातावरण बनाना होगा। प्लास्टिक वेस्ट की रिसाइकलिंग और रीयूज करते हुए सही निस्तारण किया जा रहा है। देहरादून में प्लास्टिक को रिसाइकल करके बेंच, शेड और इंटरलॉकिंग टाइल्स बनाई जा रही हैं। पॉलिथीन, प्लास्टिक रैपर आदि को एकत्र करने के लिए पॉलिथीन कचरा बैंक खोले गए हैं। इसके अलावा नगर निकायों के माध्यम से ठोस कचरे का डोर टू डोर कलेक्शन किया जा रहा है। उत्तराखंड को प्लास्टिक मुक्त बनाने में तकनीक के साथ साथ जन भागीदारी भी जरूरी है। आइए मिलकर स्वच्छ उत्तराखंड के संकल्प को साकार करें। प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड, साफ स्वच्छ उत्तराखंड। जिसे बनाने में किसी भारतवासी का पसीना बहा हो, उसे खरीदने पर जोर देना चाहिए और ये सबके प्रयास से ही संभव होगा। वोकल फॉर लोकल हमें व्यवहार में लाना ही होगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के वोकल फॉर लोकल के आह्वान से प्रेरित उत्तराखंड सरकार इस दिशा में हर महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। प्रकृति, संस्कृति और विरासत को अपने अंदर समेटे उत्तराखंड में बने प्रोडक्ट एक ब्रांड के रूप में उभरते जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा ग्रामीण उद्यमियों एवं कृषि उत्पादों को भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार द्वारा लॉन्च किया गया हाउस ऑफ हिमालयास ब्रांड क्षेत्र के प्रामाणिक हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा दे रहा है। वहीं उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जिसे एक दिन में सबसे अधिक 18 GI टैग मिले। ये सभी प्रयास उत्तराखंड सरकार के वोकल फॉर लोकल के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। लोकल उत्पादों को अपनाकर हम न केवल उत्तराखंड की विरासत को सहेज रहे हैं, बल्कि स्थानीय लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त भी बना रहे हैं। आइए इस त्योहार स्थानीय उत्पादों को अपनाकर उत्तराखंड की प्रगति में अपना योगदान दें और साथ मिलकर एक आत्मनिर्भर और समृद्ध उत्तराखंड बनाएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिनेशपुर में हर साल की तरह इस साल भी छठ पूजा के मौके पर धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ कलश यात्रा का आयोजन किया गया। कलश यात्रा हरि मंदिर से शुरू की गई और गदरपुर मार्ग स्थित छठ घाट जाकर समाप्त हुई। पूजा की मान्यता बिहारियों के लिए आन बान शान अभिमान स्वाभिमान सब कुछ है। इसका वर्णन किसी भी शब्द में पूरा नहीं हो सकता। छठ पूजा हमारे लिए वो शब्द है कि जहाँ से छठ पूजा से शुरू और छठ पूजा का हो जाता है। बहुत ही खुशी, बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। जो भाई पति पिता बाहर जहाँ भी रहे, कहीं भी रहे, किसी भी चीज में आए ना आए, लेकिन छठ पूजा में आते ही आते हैं। आपने देखा होगा कई सारे न्यूज में कि ट्रेनों की क्या स्थिति हो जाती है जब छठ पूजा का समय आता है। तो बहुत ही कष्ट होने के बावजूद भी हमें कुछ फील नहीं होता कि 36 घंटे का व्रत है, तो सब कुछ फील नहीं होता। इतनी खुशी होती है, इतना अच्छा लगता है जिसका कोई वर्णन ही नहीं। सबसे पहले तो मैं हरियाणा की रहने वाली हूँ, क्योंकि लेकिन फिर भी इस त्यौहार को मैं बड़ी धूमधाम से मनाती हूँ। जब से यहाँ मतलब आए हैं हम भी रहने के लिए, तब से ही इस त्यौहार को मानती हूँ, बड़ी धूमधाम से मनाती हूँ। और ये ज़्यादातर पूर्वांचल लोगों का त्यौहार है, लेकिन आज ये पूरे भारत का त्यौहार बन चुका है। हर मतलब जाति, हर धर्म के लोग इसको बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। और छठ मैया
सबकी ही सुनती है, क्योंकि जिसको बच्चा नहीं होता अगर वो ध्यान करे छठ मैया का तो मैया उसकी जरूर सुनती है, गोद भरती है। बहुत ही अच्छा पर्व है, बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। त्योहार है ये, पूरे मैं देश प्रदेश और अपने यहाँ के सबको बधाई देता हूँ। पूर्वांचल समाज का त्योहार है, पर यहाँ दिनेशपुर में हर वर्ग का आदमी जो इंसान है सब छठ पूजा घाट में जाता है और पूजा अर्चना करते हैं। वहाँ लंगर भी चलता है और छठ पूजा घाट जितना सुंदर दिनेशपुर में बना है, यहाँ इतना बड़ा कहीं सुंदर बना नहीं है। मैं ये छठ मैया से कहूँगा कि हमारा दिनेशपुर बसता रहे, चलता रहे, अपना सुख शांति बनाए रखना। जय छठ पूजा माता की जय। आज हमारे पूर्वांचल समाज के सभी लोग मिलकर छठ पूजा मना रहे हैं और जो पूजा का जो कार्यक्रम है अभी बस 10 मिनट में यहाँ से शोभा यात्रा निकलेगी, जो कि हरि मंदिर से शुरू से हमारा हरि मंदिर से नाता जुड़ा है। हरि मंदिर से जल उठाया जाता है और रामबाग के तुलना नदी में रखा जाता है और अभी कल शाम को 7 बजे से भव्य जागरण का व्यवस्था किया गया है। और सभी क्षेत्रवासियों से मैं ये कहना चाहूँगा कि कल जागरण में सभी लोग आएँ, जो कि बहुत ही अच्छे कलाकार, बाहर से कलाकार पहुँचने वाले हैं, अपने अपने भजनों से, अपने अपने झांकियों से सबका मन मोह लेंगे। उत्तराखंड की चारधाम समापन की ओर है और कांग्रेस इस यात्रा के शुरुआत से ही बीजेपी पर तमाम व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठा रहा है। वहीं विपक्ष इस बार की चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की कम संख्या को लेकर भी बीजेपी पर लगातार हमलावर नजर आया। देखिए, ऐसा है, ये सभी आरोप जो हैं कांग्रेस पार्टी ने झूठे लगाए हैं और पूरे निराधार हैं। जहां पे इन्होंने जो अभी यात्रा की बात करी, देखिए बीच में हम सभी जानते हैं कि जो आपदाग्रस्त प्रभावित क्षेत्र थे वहां पे थोड़ा आवागमन रुका था और इस वजह से थोड़ी बहुत श्रद्धालुओं की संख्या में उस वक्त कमी आई थी। लेकिन उसके बाद जो है श्रद्धालु हमारे सभी धामों में आए और उन्होंने दर्शन करके पुण्य लाभ लिया। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि लेखक गांव थानो नवोदित लेखकों के लिए एक सार्थक मंच बनेगा। जल्द ही यहां एक पुस्तकालय भी आकार लेगा, जिसमें पहले चरण में 1 लाख पुस्तकें उपलब्ध रहेंगी। अगले चरण में पुस्तकालय में 10 लाख पुस्तकें उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। राजपुर रोड स्थित एक होटल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर निशंक ने ये बयान दिया। देखिए, उत्तराखंड तो ज्ञान और विज्ञान का बहुत बड़ा भंडार है। यदि हमारी जितने वेद, पुराण, उपनिषद, आयुर्वेद, योग, यदि इनके सारे ग्रंथों को हम देखेंगे और उसी पर लिखेंगे तो पूरी दुनिया समाहित हो जाएगी। ये जो लेखक गांव है, इसका लक्ष्य यही है कि जहाँ यहाँ की ऊर्जा दुनिया में हम फैलाएं, वहीं यहाँ के नवोदित लेखक और देश और दुनिया के सृजनशील लोग इस धरती पर आकर के कोई नई रचना पैदा करें। अल्मोड़ा क्वाराब NH 309 में पिछले 1 माह से भूस्खलन के कारण राह बाधित है, जिससे कुमाऊं की यातायात व्यवस्था बाधित हो गई है, जिसको लेकर केंद्रीय सड़क राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों की सड़कों को दुरुस्त करने के साथ ही लोकसभा क्षेत्र के जनपद चंपावत के स्वाला और अल्मोड़ा के क्वारब में भूस्खलन के कारण डेंजर जोन बनने से आम जनता को परेशानी हो रही है। ये बहुत सारे रोडों में इस बार की आपदा के कारण से जो हिल वाले एरिया हैं उसमें भूस्खलन की प्रक्रियाएं जारी हुई हैं और उसमें हमारा स्वाला वाला चंपावत का उसका हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अभी क्वारब में भी एक नया स्पॉट हमारा डेवलप हुआ है और जिसके कारण से बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है और हमने पिछले दिनों हमारे सभी अधिकारी कर्मचारी और यहाँ तक कि हमारे सर्वे ऑफ इंडिया के भूगर्भ के और TSDC की जो टीम है वो आई है। सरकारी सिस्टम इंसान तो क्या भगवान को भी नचाने से नहीं चूक रहा। ताजा मामला रुद्रप्रयाग की तुंगनाथ घाटी का है, जहां पारंपरिक रास्ते में वन विभाग के गेस्ट हाउस बनने से भगवान तुंगनाथ की डोली को आगे नहीं बढ़ने दिया गया, जिस वजह से कई घंटों तक बाबा की डोली भक्तों के कंधों पर ही रही।
4 घंटे तक हमारे देव डोलियां रुकी रही, जबकि हमारे वहाँ पे जो स्थानीय बेरोजगार हैं वो अस्थायी अपना छप्पर बनाते हैं, कुछ दिनों के यात्रा सीजन में कार्य करते हैं, उनको जो उजाड़ दिया जाता है। पर जो बाहरी राज्यों के टेंट लगाए गए हैं। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव राजेंद्र शाह ने अल्मोड़ा के मारचूला में हुए बस हादसे को लेकर दुख जताया है। साथ ही उन्होंने इस हादसे के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया। बहुत ही दुखदायी यह हादसा, मैं समझता हूँ कि इससे पहले भी जो सबसे बड़ा हादसा हुआ था धुमाकोट के अंदर, 48 कैजुअल्टी हुई थी और यहाँ 36 के लगभग कैजुअल्टी हो चुकी है। उसके बाद भी हमने संभलने की कोशिश नहीं की। मेरा ये मानना है कि दूरस्थ पहाड़ के क्षेत्रों में आज भी 25वें साल में उत्तराखंड आने जा रहा है और इस 25वें साल में आज भी हम उन दूरस्थ क्षेत्र की जो बसें हैं उन बसों को नहीं बढ़ा पाए हैं, वहाँ पर सही मायने में उनकी यात्रा को सुगम नहीं कर पाए, तो उस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। अब हम दुर्घटना घटती है, उसके बाद हमने अगर एक स्वामी विवेकानंद फाउंडेशन की तरफ से मिशन हेल्थी इंडिया के तहत देहरादून में 17 नवंबर से अगले 6 महीने तक प्रत्येक रविवार निःशुल्क मधुमेह जांच और जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इस बात पर स्वामी विवेकानंद फाउंडेशन के संरक्षक और वरिष्ठ समाजसेवी सचिन गुप्ता ने कहा कि आजकल देखने में आ रहा है कि हर तीसरा व्यक्ति मधुमेह से पीड़ित है और अधिकतर गरीब तबके के लोग इससे ग्रसित हैं। को जागरूक करने के लिए कि लोगों को ये जानकारी हो कि उनको रोग कौन सा है और उनको ट्रीटमेंट क्या लेना चाहिए। तो पहले तो मधुमेह की निःशुल्क जांच का हमने कार्यक्रम ये बनाया है और हम लोगों से इसमें ये अपील भी करेंगे, उनको जागरूक भी करेंगे डॉक्टर्स के माध्यम से कि आपको क्या एहतियात इसके अंदर बरतनी है और क्या आपको ट्रीटमेंट इसमें लेना है। बहुत से अधिकतम केसेस तो उसमें ये भी आते हैं कि आदमी को दवाई। फिलहाल के लिए बस इतना ही, जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार। भारत माता की सुरक्षा में जिन सपूतों ने लहू